तो हे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ग्लोबल पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बताने वाले हैं, आज आपको समझाने वाले हैं, आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले हम उन सभी घटकों के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में, बिंदुओं के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो एक्सरसाइज है बेहद आसान हो जाए। और मैं ये पूरा गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप जो चीजें मैं एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले आपको बताने जा रहा हूं, इन चीजों का अगर आप बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए एक्सरसाइज समझिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले ही यहाँ पर दो पॉइंट्स नोट कर रखा है। सबसे पहला है त्रिज्यखंड और दूसरा है वृत्तखंड। सोच रहे होंगे ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिए, ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, वृत्त का ही एक पार्ट होता है। जैसा कि आपको पता ही है, आप चैप्टर जो पढ़ा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो निश्चित रूप से ये वृत्त का ही कोई ना कोई एक पार्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये त्रिज्यखंड क्या होता है वृत्त में। तो आइए, इधर ये वृत्त है, एक सर्कल है, और यहां पर ये जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब वृत्त का केंद्र है। जैसा कि आप जानते हैं, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो मान लीजिए यहां से हमने क्या किया, हम वृत्त के परिधि को, सरकमफेरेंस को इससे हमने ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। ओके, सेंटर से मैंने सरकमफेरेंस को ज्वाइन किया। अंडरस्टैंड। ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूं, तो ऐसे ही मैं इधर भी कर लेता हूं। सेंटर से मैं क्या करता हूं, सरकमफेरेंस को ज्वाइन कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो यहां पर किसी पॉइंट पर यहां पर आकर के मिल जाता है ये सरकमफेरेंस में। ओके, अब देखिए, जो सर्कल के सेंटर को, वृत्त के केंद्र को सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से मिलाता है वही कहलाता है रेडियस। ये रेडियस मतलब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। अब इन दोनों त्रिज्याओं के खींच देने से आप देखेंगे कि पूरा जो सर्कल है, ये सर्कल दो पार्ट्स में बट गया है ना, दो पार्ट्स में बट गया है ना। एक ये पार्ट्स हो गया ऊपर वाला, एक ज्यादा बड़ा है और एक ये पार्ट्स है। इस प्रकार से सर्कल दो पार्ट्स में बट गया, डिवाइड हो गया। तो अब ये डिवाइड किसके द्वारा हुआ है, तो आप कहेंगे ये जो डिवाइड हुआ है, जो दो भागों में बटा है, ये त्रिज्या के द्वारा हुआ है। एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। कहने का मतलब ये है, ये त्रिज्या से ही ये वृत्त जो है खंडों में बट गया। कितनी खंडों में, दो खंडों में। चलिए, इसलिए अब कहेंगे हम इसको त्रिज्यखंड। क्यों, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा इस वृत्त का खंड हो गया, इसलिए इसे कहेंगे हम त्रिज्यखंड। अब इसी से रिलेटेड हमें, त्रिज्यखंड से रिलेटेड हमें एक चीज और पढ़ना है। इसी में एक होता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और एक जो होता है वह होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर, और दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब मेजर सेक्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है। तो आप इस सर्कल को एक बार और गौर से देखिए। तो अगर आप इन दोनों पार्ट्स को, जो इसके दो भाग हुए हैं, एक ये भाग और एक ये वाला भाग, इन दोनों भागों को आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों भाग में, दोनों पार्ट्स में एक पार्ट जो है छोटा है और एक पार्ट जो है बड़ा है। अब कौन वाला पार्ट बड़ा है, तो आप देखेंगे ये जो ऊपरी वाला ये जो भाग है ये बड़ा भाग है, इसलिए जो बड़ा भाग होने से इसी को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। व्हाट, तो आप बोलेंगे मेजर सेक्टर। अंडरस्टैंड। और ये जो है इसी का ये छोटा भाग है, इसे बोल देंगे हम माइनर सेक्टर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अंडरस्टैंड। उम्मीद है आपको इस त्रिज्यखंड के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं इसका। किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में, जब
किसी दो त्रिज्याओं को खींचने से वृत्त दो भागों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये मैंने खींचा, अगर इसका नाम देना चाहते, ये O है, ये A है और ये B है। दो इसके रेडियस है, एक OA और एक OB। इन दोनों खींचने से ये पूरा जो सर्कल है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो एक जो पार्ट्स है एक जो पार्ट्स है ऊपर वाला है, एक जो पार्ट्स है ये वाला है नीचे वाला। अब इसी पार्ट्स को बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा अलग अलग हुए हैं, ये खंड हुआ है। अंडरस्टैंड। अब इस त्रिज्यखंड के दो पार्ट हैं। कौन कौन, कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट बटा हुआ है, दो पार्ट्स है। कौन कौन? तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड, जैसा कि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। और जो छोटा वाला भाग है इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब बात यह है कि हमें जो है पढ़ना है इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड बातों को, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब जो है हम इसी चीज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और फिर से त्रिज्यखंड का जो ये होता है परिधि जो होता है, ये परिधि हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए अब जो है हम इसको समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की परिधि जो है कैसे निकालते हैं। तो अब यदि आप त्रिज्यखंड को समझ चुके होंगे तो इसी लगे हुए हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और इसके चाप की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इस क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के बारे में अभी हम जब बात कर लेंगे, तो जब हम आपको वृत्तखंड को बताएंगे, अर्थात जब आप वृत्तखंड को समझेंगे, तो जब पहले से आपको इसके जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को आप के बारे में आपको पता होगा, तो निश्चित रूप से वृत्तखंड को समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो त्रिज्यखंड है, चाहे ये छोटा वाला है मतलब लघु जो त्रिज्यखंड है, चाहे ये जो बड़ा वाला है, चाहे जो दीर्घ वृत्तखंड है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, दोनों का क्षेत्रफल के लिए कोई अलग अलग डिफरेंट कोई फार्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। दोनों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए केवल एक ही फार्मूले का यूज करेंगे, वो क्या है? तो चलिए हम याद करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल। अब ये मैं कह रहा हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा एंगल मतलब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इस फार्मूले को समझिए। अगर हमें किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो इस फार्मूले के द्वारा हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको जिस त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं आप, अगर उसका आपको क्षेत्रफल निकालना तो उसका क्या क्या पता होना चाहिए? उसके आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब उस त्रिज्यखंड का त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या कितनी है, और फिर थीटा कोण कितना है उसका। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है इसका त्रिज्या, ठीक। ये सरकमफ्रेंस के परिधि किसी बिंदु पर क्या कर रहा है, मिल रहा है। ये आपका हो गया सेंटर O, ये A और ये है B। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है मान लीजिए आपका है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई। अगर ये 21 है तो ये भी त्रिज्या ही तो है ना, ये भी तो 21 ही सेंटीमीटर होगा ना। और मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का। ओके, अब इसमें जो है क्या करना है, ये जो आपका जो माइनर जो सेक्टर है, मतलब ये जो त्रिज्यखंड है, मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है जो 120 डिग्री के एंगल में बन रहा है, ठीक है ना, इस पार्ट का मतलब इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो चलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड एक सॉल्व करके बताते हैं आपको। जैसे हो गया सॉल्व करना है इसको मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का तो पता होना चाहिए, क्या होता था, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तब देखिए इससे आपको ये थीटा और पाई का मान मिल रहा है, तो थीटा का मान देखिए, थीटा कितने अंश, इसी का आपको निकालना है ना, ये कितने अंश का कोण है, तो कितने अंश कोण बन रहा है, 120 अंश। इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 120 अंश। ओके, अब जो है हमको आर भी पता करना है, तो आर कितना है, आर मतलब त्रिज्या, तो कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर।
अब हमको क्या करना है, इससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो कितना क्या होता है फार्मूला, तो होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को लर्न करना भी बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 360 डिग्री होता है, वो पूरे वृत्त का जब हम निकालते हैं तो कहने को, तो जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वह वृत्त का कोई न कोई पार्ट ही होता है ना, इसलिए कोई न कोई पार्ट होता है, तो जितने पार्ट का हमको एरिया निकालना होता है पाई आर स्क्वायर में, हम उस उतने कोण का हम 360 में जितने कोण का निकालना होता है हम उतना कोण बटे 360 करके हम उसका निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थीटा है, कितने अंश का निकालना है, 120 अंश का, तो 120 बटे 360 कर दीजिए, और इंटू पाई का मान हम कितना रखें, 22/7 रखें कि 3.14 रखें। इसके लिए हम क्लियर कर लेंगे क्या आर की जो वैल्यू है 21 वो क्या 7 से डिविजिबल है, कट रहा है, तो आर की जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल है, 7 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 22/7 लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 21, इंटू हो जाएगा 21। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं। अभी पहले हम यहाँ पे कर देते हैं, तो 12 0 से 0 हो गया, और फिर 0 0 कट गया, फिर से 12 1 जा 12, और 12 3 जा 36 हो गया। ठीक, अब यहाँ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आया कितना अपना, तो एरिया इज इक्वल टू आया, यहाँ ऊपर पूरा कट चुका है, ये यहाँ बचा 22, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 भी पूरा कट चुका है, ये बचा हुआ है 21। 22 का 21 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 का मल्टीप्लाई करें 2 में कर लेते हैं, साथ एक ही साथ कर लेते हैं, तो 21 2 जा होता है 42, 42 को 2 कैरी इक्वल टू 4 बचा। ठीक है, 21 2 जा 42, 42 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 और प्लस 4 46, तो हो गया 462। और हमारा ये जो एरिया किसमें दिया गया था, किसमें इसका यूनिट था, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एरिया निकालने तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कैसे हम किसी का एरिया निकालते हैं, किसी त्रिज्यखंड का एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आपने ये जरूर चीज समझा होगा, किसी भी त्रिज्यखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उस त्रिज्यखंड का हमें थीटा पता होना चाहिए, मतलब कोण पता होना चाहिए, और उसके बाद उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, उसकी लंबाई हमको पता होना चाहिए। तो ये है, ऐसे हम निकालते हैं किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए ये तो आपने लघु त्रिज्यखंड का, सर मान लीजिए आपने ये लघु त्रिज्यखंड का जो माइनर सेक्टर है उसका आपने एरिया निकाला है, अब जो है ये जो मेजर जो सेक्टर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर अगर एंगल दिया हो इसका एरिया कैसे निकालें। तो देखिए आपको अगर इसका निकालना, अगर हमको एरिया, तो यहीं पर चलिए हम बता देते हैं आपको, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें इसका थीटा पता होना चाहिए पहला नंबर। ये अगर हम मेजर वाले पार्ट का अगर हम निकाल रहे हैं एरिया, तो हमें इसका जो है थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा कैसे पता होगा, तो ये तो आपको पता ना 120 है, अब ये पूरा कितना होता है, तो ये पूरा जो ये एंगल बनेगा पूरा 360 बनता है, 360 में से 120 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो हमको थीटा का वैल्यू निकालना, अगर मान लीजिए हमको मेजर पार्ट का हमें एरिया निकालना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। अब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 360 में से 160 हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इतना डिग्री, तो कितना आएगा, मुझे लगता है कि आएगा ये आपका 240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री आया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू जो यहाँ जो त्रिज्या इसकी जो माइनर सेक्टर वाले के लिए था वही मेजर सेक्टर वाले के लिए वही रेडियस होगा, वही त्रिज्या होगा, 21 सेंटीमीटर इसका भी है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम इसका निकाल लेते हैं एरिया। तो ए इक्वल टू क्या होता है, जब हम क्या सेक्टर का निकालते हैं, तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कितना है 240 डिग्री, और 360 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22 अपन 7 ही रखेंगे, पुट करेंगे, और आर की वैल्यू है 21, फिर 21 क्योंकि स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अब 0 से 0 क्या हो गया कट गया, फिर 24 को 12 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 12 में 2 जा 24, और 12 में 3 जा 36। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए 3 से अब कट कर 3 को रुक जाइए, चेक कर दीजिए, 3 1 जा 3, और 3 से मल्टीप्लाई 21, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो आया कितना 2 into 22 into 21। अब देखिए
22 का 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 में कर दीजिए। 22 का जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आया 462। आप एक बार पहले ही मौके पर कर चुके थे, 462 आया। ठीक, 22 का 21 में किया 462 आया। 462 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से। भी 2 तो बाकी है ना, तो 2 2 जा 4, 2 4 2 6 जा 12, 2 कैरी 1 और 2 4 जा 8, 8 1 9, 924 आया। कितना आया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लिया हमने जो दीर्घ त्रिज्यखंड था, जो मेजर सेक्टर था, उसका मैंने यहाँ पर एरिया निकाल लिया। ओके, चलिए इन चीजों को यदि आपने निकाल लिया, इन चीजों को आपने जान लिया, तो अब हम बढ़ते हैं वृत्तखंड के बारे में, कैसे हम वृत्तखंड को क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन एक चीज अभी छूट रहा है, इसका अभी हमको फाइंड करना है कि इसका जो है परिधि कितना होता है, इसका जो परिधि की जो लंबाई होती है, मतलब अगर हमें यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं, एक्चुअली बोलते हैं इसको चाप, आर्क बोलते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है इसकी, इस त्रिज्यखंड के जो लघु त्रिज्यखंड है, इस लघु त्रिज्यखंड के चाप की अगर हमको लंबाई ज्ञात करनी है, तो इस चाप की लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं पहले। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसी एग्जांपल से मैं आपको इसकी चाप की लंबाई बताएंगे आपको, चाहे लघु वृत्तखंड हो, सॉरी चाहे लघु त्रिज्यखंड हो, चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, उसके चाप की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए, अब यहीं पर हम लिखते हैं उसका भी फॉर्मूला, थीटा कोण वाले। हम थीटा कोण वाले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जिस भी त्रिज्यखंड, जो भी त्रिज्यखंड होगा, उसका कोई न कोई कोण तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए हम कोण को थीटा मान के चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है थीटा के जगह पे। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर के चाप की लंबाई निकालनी है, मान लीजिए हमको। अब इसको निकालने क्या होता है, इसमें भी करना क्या है, जितना भी अंश का होगा तो हो जाएगा थीटा अपन 360 इंटू, अब ये किसकी बात करें, ये परिधि का पार्ट है ना, ये तो मान लीजिए हम क्षेत्रफल निकालते थे, क्षेत्रफल का एक पार्ट होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते थे। ओके, अब ये जो चाप है, ये चाप किस चीज का पार्ट है, वृत्त के कौन सी चीज का एक भाग है। तो वृत्त की ये तो परिधि होती है पूरा ना, तो पूरे परिधि का एक पार्ट है ये चाप, आर्क है। तो वही बात है, तो अब परिधि का ये पार्ट है एक, हम चाप की जो लंबाई निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे परिधि का फार्मूला लिख लेंगे 2 पाई r। अंडरस्टैंड, उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन को समझते हैं। यही मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, यही आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में त्रिज्यखंड है, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये लघु त्रिज्यखंड है जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो है ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है जिसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस जो माइनर सेक्टर है, इस सेक्टर का जो आर्क है, ये इस आर्क का आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, किसी भी आर्क का अगर लेंथ फाइंड, किसी भी क्या बोलते हैं सर्कल के आर्क में जो थीटा डिग्री का जो आर्क बन रहा होगा से रिलेटेड, उस आर्क की लंबाई, उस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो उसके लिए ये आपका फार्मूला है। फार्मूले से ही हम उस चाप की लंबाई निकालेंगे। इस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए चाप की लंबाई निकालने के लिए, इसमें भी आप देख रहे हैं थीटा चाहिए। थीटा मतलब कितने डिग्री में वो जो है, जो चाप है कितने डिग्री में वो फैला हुआ है। तो यहां पर मान लीजिए आपका इसी एग्जांपल समझ लेकर चलें, अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इसके चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं AB की, चाहे तो हम इसका नाम AB नहीं, इसका नाम यहाँ पे दे देना उचित रहेगा, क्योंकि AB कहने पे आपको ये जो आर्क है ना, ये जो बड़ा वाला है ना, ये भी आ जाएगा AB में, इसलिए इसका नाम देते हैं APB। क्या पढ़ेंगे इसको, APB मतलब यहां से यहां तक का। AB इक्वल करने से, फिर आपको बताऊं, AB इक्वल करने से ये AB यहां से यहां तक यहां भी हो सकता था, और ये वाला भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता था चाप, इसलिए हमको छोटा वाला फाइंड करना है, ये वाला, इसलिए हम इसका नाम दे दिए। तो हम APB बोलेंगे तो प्रॉपर हम इसी की बात कर रहे होंगे। पहला बात तो ये क्लियर हो गया। चलिए इस चाप की हम लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या है फार्मूला, थीटा अपन 360, मतलब थीटा पता होना चाहिए। चलिए आपको थीटा पता है, यस थीटा पता है, कितना है, तो 120 डिग्री है। ओके,
अब देखिए, अब क्या चाहिए, 2 पाई, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, या तो 3.14 लिखेंगे या तो 22/7 लिखेंगे, कोई नहीं, चलिए ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू आपने देख रहा है कि देखा कि आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या करते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं। चलिए ठीक है, ओके, चाप की लंबाई निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, तो होता है क्या, थीटा अपन 360 इंटू पाई 2 पाई आर। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है, 120, और अपन 360 हो गया ये। ओके, इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 ही रख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू 7 से डिविजिबल है, 21 है। अंडरस्टैंड? ओके, 0 से 0 आपको ना कैंसिल कर, मतलब कैंसिल नहीं, मतलब ये हो गया, कट गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, अब यहाँ पर हो गया 12 से करते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 1 जा 3, यहाँ फिर कर दीजिए 3 1 जा 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आया क्या आपका, यहाँ पर आया क्या आपका, तो आपका लेंथ ऑफ आर्क आया, इसको बोल रहे हैं अगर हम एल ओ ए तो भी चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क मतलब समझिएगा, एल ओ ए का मतलब समझिएगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। अब तो बचा, कटने पिटने के बाद बचा क्या, 2 बचा, 22 बचा है ना, ये तुम्हारी 0 0 आपने काट दिया है, 12 1 12, 12 3 36 हो गया है, खत्म हो गया ये तो पूरा पूरा लीलाइज का। 7 1 7, 7 3 21, ये भी हो गया। फिर 3 था यहाँ पे, यहाँ पर हमारा 3 बचा हुआ था, तो 3 से 3 हमने एक बार में कर दिया, कैंसिल हो, खत्म हो गया। अभी 2 बचा, 24 बचा, तो आया पर 2 इंटू 22, तो 2 22 बचा है, तो 2 22 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 44। अंडरस्टैंड? अब ये किस में है, ये जो इसका जो रेडियस दिया हुआ, त्रिज्या दिया, कितना दिया हुआ, किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर में, ये हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था किसी भी वृत्तखंड के, सॉरी वृत्तखंड तो अभी हमको पढ़ना है, किसी भी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, और कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने जाना, और इसके साथ ही किसी भी त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई को कैसे ज्ञात करते हैं ये आपने समझा। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब हम अगला जो, अब हम इसको इरेज करेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वृत्तखंड का हम कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, और उस वृत्तखंड के भी चाप की लंबाई कैसे हम फाइंड करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसको समझा दूं आपको, तो मैं ये कहा, यहाँ पर ये बता रहा था कि किसी भी त्रिज्यखंड में उसके चाप की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं। तो चाप की लंबाई को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, थीटा पर 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा की वैल्यू जो है 120 डिग्री है। अंडरस्टैंड? 2 पाई आर, पाई की वैल्यू पता ही आपको, आर का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता हुआ है, मतलब 21 सेंटीमीटर दिया हुआ ऑलरेडी, मतलब आपके पास सारा चीज बना बनाया है। थीटा भी है, आर की वैल्यू भी 21 सेंटीमीटर। अब थीटा और आर की वैल्यू पता होने से, थीटा का मान पता होने से और त्रिज्या का मान पता होने से हम फटाक से इसका चाप का मान निकाल लेंगे। चाप को निकालने का सूत्र क्या होता है, किसी भी चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के, तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान 120 है, आपने देख रखा है, देख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद पाई की वैल्यू 21/7 क्योंकि ऐसा, इसलिए क्योंकि 7 से आर की वैल्यू 21 डिविजिबल है, 7 से 21 कटने वाला है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, जो कटने वाला था उसको काटा पीटा, फाइनली हमारे पास बचा 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से ये हो गया किसी भी त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, अब लेट्स नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या सीखेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, और इसमें भी जो होते हैं मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने ये समझा कि कैसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब जो है हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना है कि वृत्तखंड का कैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, या वृत्तखंड के जो चाप है इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, चाहे वृत्तखंड का चाप हो चाहे त्रिज्यखंड का चाप हो, जो भी चाप होगा वो त्रिज्यखंड के, अगर वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों अगर एक ही पार्ट में बन रहे हैं तो दोनों का चाप समान होगा। जैसे यहां पर समझिए, सबसे पहले तो आपने त्रिज्यखंड को समझ रखा है, तो यहां पर ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या निकली हुई है, एक परिधि की, ये परिधि के एक बिंदु ए पर मिल रही है और एक जो आकर के परिधि के बिंदु बी पर मिल रही है। इस प्रकार से वृत्त जो है दो खंडों में बढ़ गया, तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड, एक ये और एक ये बड़ा है इसलिए मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा है तो ये हो गया माइनर सेक्टर मतलब लघु त्रिज्यखंड।
अंडरस्टैंड? लेट्स सी, अगर आपके दिमाग में बोझ लग रहा हो कि यार बहुत कठिन है, तो फिर बिल्कुल नहीं कठिन है, अब इसको जरा समझ लीजिए, अभी ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड ये क्लियर करिए कि वृत्तखंड किसी न किसी जीवा के द्वारा बनता है। तो चलिए हम यहां से ए से बी को मिला दिए। अब ये तो जीवा है ना ए बी, क्यों? क्योंकि ये वृत्त के परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर काट रहा है। ये जीवा जो है ए बी, एक ए बिंदु पर और एक किस पे? बी बिंदु पर। ये दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है, और ये काट रहा है, या दो बिंदुओं पर मिल रहा है, इसलिए ये ए बी क्या कहलाएगा? जीवा। अब इस जीवा के से ये वृत्त जो है दो पार्ट में बंट गया। एक जो है इसके, ये मत देखिए आप, त्रिज्या को मत अभी मतलब ध्यान लीजिए, बस ये समझिए ए बी है, ये पूरा हमारा वृत्त है, उसमें एक ए बी है। तो इस ए बी के द्वारा भी तो आपने देखा कि इस ए बी के, डियर स्टूडेंट्स, इस ए बी के द्वारा भी ये जो पूरा वृत्त है दो भागों में बट गया। ये एक ऊपर वाला पार्ट, ये जो है ऊपर वाला पार्ट, ये जो होगा बड़ा हो गया, और ये जो है एक छोटा सा पार्ट, एक ये है। इस प्रकार से जो ऊपर वाला जो बड़ा वाला पूरा भाग है ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, ओके, मेजर। और ये जो है छोटा वाला जो है ये कहलाएगा माइनर, ये जो है लघु वृत्तखंड है। तो क्लियर इस बात को फिर से कीजिए, क्या बोला मैं कि वृत्तखंड जो होता है वह वृत्त के जीवा के द्वारा बनता है। तो वृत्त के जीवा के द्वारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वृत्त के जीवा के द्वारा। वृत्त का ये ए बी एक जीवा है, और इस जीवा के द्वारा दो खंड हो जा रहे हैं वृत्त के। तो बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड, ओके। अब हम बात करते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जो तरीका लघु वृत्तखंड का है, तो उसी प्रकार से हम दीर्घ वृत्तखंड का भी एरिया को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको त्रिज्यखंड के बारे में। एक बार फिर से यहाँ पर फिगर देखिए, ये आपका है, ओ गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाते हैं, ओके। देखिए, ये जो है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये है और ये है, ओके। अब मान लीजिए और ये है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब कैसे होता है, देखिए, हम इसका नाम दें तो ए, नहीं, इसका नाम ओ देते हैं, ओ ए बी, ठीक है, और यहां पर रख देते हैं इसका नाम बी। तो अगर हम बात करें इस पूरे का क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का नाम कैसे देंगे? त्रिज्यखंड का नाम होगा ओ ए पी बी। त्रिज्यखंड का क्या नाम है? ओ ए पी बी। अब इस त्रिज्यखंड में ओ ए पी बी में दो भाग हैं। एक भाग ये वाला है जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, और एक भाग ये वाला है जिससे मैंने सेट किया हुआ है, एक तरह से समझिए, ये जो मैंने लाइनिंग किया हुआ है ये पार्ट है। मतलब इस त्रिज्यखंड के दो पार्ट हैं। तो सोचिए जरा, जरा इस बात को सोचिए, आपको दूसरी और इस बात को सोचिए, ये जो पूरा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम अगर फाइंड कर लें, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना होगा, घटा देना होगा। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को उठाते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो चीजें हमें आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ओके। यहाँ पर ये अपना है कितना, 7 सेंटीमीटर, ये भी जो है अपना 7 सेंटीमीटर है, ओके। अब देखिए हमारे पास, अब हमको निकालना है किसका एरिया, तो हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्तखंड का। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो होता है ये है थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख रहा हूं, ये ध्यान देना आपको, थीटा बटे 360 गुणे क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है? 90, हो जाएगा अपन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना रखेंगे? 22/7,
और आर की वैल्यू क्योंकि है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा वन टाइम में। फिर ये 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, अब 2 से यहाँ पर हो जाएगा डिविजन, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, है ना। अब देखिए आप क्या होता है, यहाँ पर 1 हो चुका है, ये 22 कट हुआ है, कटा हुआ है, डिविजन हुआ कितना है, यहाँ पे 11 बचा हुआ है, इंटू 7 हो चुका है, खत्म हो गया ये 7 से 7, और क्या बचा है इंटू 7, नीचे क्या बचा हुआ है 2। ओके, अब आया कितना 11 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77 अपन 2। अब ये आया आपका एरिया निकाले, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, दूसरी बात, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया ये पूरा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हमने पूरा निकाल लिया OAPB का त्रिज्यखंड का, एक्चुअली हम नाम OAPB इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि अगर OAB अगर केवल देते तो फिर OAB ये भी कहा जा सकता था, दीर्घ वाला भी। इसलिए हमको इस छोटे वाले का, हमको इस त्रिज्यखंड का जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था, इसलिए हमने इसका नाम OAPB रखा। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज देखिए कैसा, ये त्रिभुज ये कितना क्षेत्रफल बन रहा है इसका, एक 90 डिग्री का बन रहा है ना, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार कौन होता है, जहां 90 अंश कोण बनता है, उस 90 अंश कोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं होती है, उन्हीं में से एक को आधार मान लेते हैं, एक को ऊंचाई मान लेते हैं। चाहे आप इसको आधार मान लीजिए, चाहे आप इसको आधार मान लीजिए। अगर इसको आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगा, अगर इसको आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज यहीं पर निकाल लेते हैं, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, हम निकालते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब जो है 1/2 आधार कितना है, तो क्यों ले लीजिए 7, इंटू ऊंचाई कितना है, ये भी 7 ही है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब मल्टीप्लाई होगा 1/2 में 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 को मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 7 7 जा 49, 49 को 1 करेंगे तो हो जाएगा 49 अपन हो जाएगा 2, 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है APB का क्षेत्रफल, निकालना है किसका, APB वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का नाम क्या दे सकते हैं आप, APB। ओके, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैंने बोला था पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, मतलब त्रिज्यखंड का जो आपका क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको माइनस के, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ये पूरा है ना, इसमें से आप इसको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, समकोण का क्षेत्रफल। देखिए कहीं कहीं पर इसको जो है संगत समकोण भी बोला जाता है, तो आप समकोण मतलब या संगत समकोण रहेगा, यही बात समझिएगा। ये जो है मतलब कोई भी समकोण हो या कोई और त्रिभुज हो सकता है, उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो पूरा त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, तो 77/2 माइनस, उसके बाद हमें वृत्तखंड का और उसके बाद हमें इसका इस समकोण का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, तो हो जाएगा 49/2। दोनों का आप देखिए यहाँ पे, दोनों का जो रिमाइंडर, दोनों का जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो आधा दोनों का हर बराबर है, तो हर हमने उतार लिया। उसके बाद 77 में से 49 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो 7 में से 49 जाएगा, तो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ होगा 6, 6 में 4 जाएगा 2/2। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से 24 में, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल पता हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता हो गया, अगर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता हो गया आपको, तब पूरे आप दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए इस विशेष को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये तो समझा ना, एक बार और इस चीज को रिपीट करता हूं। देखिए पहला नंबर तो क्लियर कर लीजिए, कभी भी अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको उस सबसे पहले जिस त्रिज्यखंड में वो वृत्तखंड बन रहा होगा, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के बाद उस त्रिज्यखंड में ही बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे मैंने वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे
कौन त्रिज्यखंड का? दीर्घ त्रिज्यखंड का। किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो त्रिभुज हमारा समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटाया तो पूरा हमको जो मिलेगा वही जो हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो है आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आसान है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सीरियस करते हैं और यहीं पर समझ लेते हैं। जरा सोचिए, माइंड लगाइए। वृत्त का ये तो पूरा वृत्त है, अगर हम जरा सोचें तो हम ये पाएंगे ये जो पूरा वृत्त है, ये वृत्त जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसके द्वारा? तो इस जो है जीवा के द्वारा। किस जीवा के द्वारा? AB के द्वारा। और इस AB के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड है। ये वाला जो है छोटा वाला पार्ट है, इसलिए इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और ऊपर और इसके AB से ऊपर जो ये पूरा पार्ट है, ये जो पूरा है, ये पूरा इस त्रिभुज को मतलब क्लियर कीजिएगा। ये पूरा इस जीवा से जो ऊपर है पूरा भाग, ये दीर्घ वृत्तखंड है। अब ये दीर्घ वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल अगर प्राप्त करना तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो जो बचेगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको अगर हम काट के निकाल दें, मतलब घटा दें, तो हमारा यही तो बचेगा ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा, घटा देना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए। अब क्षेत्रफल के लिए क्या क्या काम करना है हमको कर लिया जाए। पहले क्या करते हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखा है? 22/7। आर का मान 7/7। क्यों? आर स्क्वायर है तो आर का मान 7 रखेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार होगा 7 का 2 घात होगा 7 पर, तो 2 बार तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे गुणा। अब देखिए 7 से 7 क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आया कितना आपका? 22 × 7 मल्टीप्लाई कर दिए। 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपका सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मैंने कहा गया आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो यहां पर हो जाएगा तब आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब इसका दीर्घ जो था जो लघु जो था इसका कितना आया हुआ है? लघु का आया हुआ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 0। 5 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 4। और फिर 1 में से यहाँ तो सैकड़ा का साइन कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज से पहले जो भी मैंने चीजों को समझाया है इसे आप भली भांति समझे होंगे। आपको कितना समझ में आया है, आपको कैसा लगा हमारा ये क्लास? प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको जैसा भी लगा होगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो, और भी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अगला ये सेशन काफी लंबा हो गया, इसलिए अब एक्सरसाइज के लिए हम अगला सेशन लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो हमारा अगले एक्सरसाइज के लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।